डियर स्टूडेंट्स, अपना वर्ग संख्या 17 चल रहा था और वर्ग संख्या 17 की अपनों ने सामान्य जानकारी देख ली थी कि कैसे ये प्राप्त होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, परमाणु क्रमांक क्या होता है, इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी का लास्ट अपना टॉपिक था। वहां पर अपने देख रहे थे कि इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी का जो क्रम निकल के आया था वो कौन सा निकल के आया था, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये अपनों ने इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी का क्रम देखा और रिजल्ट निकाला था। वैसे देखते तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें आ किसकी रही है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा आ रही है। रीजन बताया था इसका कि फ्लोरीन का आकार क्या होता है, छोटा होता है, आकार छोटा होता है और साथ में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आएगा उस कक्षक में पहले से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे 2px, 2py और 2pz। इसके अंदर अपने को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और अपनों ने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होने के कारण इसे थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे तो मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, कम ऋणात्मक हो जाएगी। जबकि दूसरी ओर जो अपने क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन का आकार क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इससे। और इसके जो कक्षक होंगे कौन से, 3px, 3py और 3pz, इनका भी साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इतना नहीं, अपने को ज्यादा बड़ा नहीं करना, बस इतना बड़ा करना है कि इनमें क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो वो क्या हो, कम से कम प्रतिकर्षित करे एक दूसरे को। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो प्रतिकर्षित नहीं करेगा और साथ में क्या होगा, इसका नाभिक पर आकर्षण भी रहेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे उसका नाभिक से क्या रहेगा, आकर्षण रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा, आसानी से ऐड हो जाएगा और अपने को एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी का मान क्लोरीन की तुलना में ज्यादा ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये क्रम अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना और ये कंडीशन ध्यान रखनी है। क्रम क्या होता है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन। ठीक है। उसके बाद में आती है इनके भौतिक गुणधर्म आते हैं कि वर्ग संख्या 17 की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो वर्ग संख्या 17 के अंदर अपने को पता है कौन कौन से एलिमेंट्स है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और लास्ट वाला जो रेडिएटिव तत्व है जिसे क्या बोल देते हैं, आस्टेटिन बोल देते हैं। ये क्या होता है, रेडिएटिव तत्व होते हैं, इसे अपने पढ़ते नहीं है। तो ये कौन से अणु बनाएगा, सामान्यतः ये F2 अणु बनाएगा और ये Cl2, ये Br2 और ये I2। हलोजन अणु यही होते हैं ना, अपनों ने देखे हैं कि फ्लोरीन का हलोजन अणु कौन सा होगा, F2 होगा, क्लोरीन का Cl2 होगा, ब्रोमीन का Br2 होगा और आयोडीन का I2 होगा। तो इनकी जो भौतिक अवस्था निकल के आती है, तो फ्लोरीन होता है वो और क्लोरीन होता है, ये दोनों कौन सी अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं। और ब्रोमीन कौन सी अवस्था में होता है, ये द्रव अवस्था में होता है। और आयोडीन कौन सी अवस्था में होता है, ये ठोस अवस्था में होता है। ठीक है। यानी इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, भौतिक गुणधर्मों में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता का मतलब कि होना क्या चाहिए, एक ही वर्ग के एलिमेंट्स हैं, सभी द्रव अवस्था में होनी चाहिए, सभी गैस अवस्था में होनी चाहिए, लेकिन कोई गैस है, कोई द्रव है, कोई ठोस है। तो ये क्या होता है, इनकी भौतिक अवस्था होती है कि कौन सा गैस अवस्था में, कौन सा द्रव में, कौन सा ठोस अवस्था में होगा। ठीक है। और दूसरा इनकी जो कथनांक की बात करते हैं अपने, कथनांक की बात करते हैं, तो कथनांक का जो क्रम होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, I2 का होता है, फिर Br2 का होता है, फिर लास्ट Cl2 का होता है, फिर लास्ट में कौन सा आएगा, F2 का होता है। कथनांक उन्होंने पता है कि कथनांक का क्रम क्यों बढ़ता है, क्योंकि कथनांक का क्रम इसलिए बढ़ता है क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आणविक आकार बढ़ता है। आणविक आकार बढ़ने के कारण जो ये F2 होता है, मतलब कहने का मतलब जो I2 आपस में जो वान वाल्स बंध से जुड़े होंगे, कौन से बंध से, वान वाल्स
बल से जुड़े होंगे। इस वार्डवास बल को क्या करना है, अपने को तोड़ना है और इनको क्या लाना है, वाष्प अवस्था में लेके आना है। तो ये अपने को पता है इसका आकार भी बड़ा है, परमाणु यानी आकार और परमाणु जो द्रव्यमान होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बड़े आकार को अपने किस अवस्था में लाएंगे, वाष्प अवस्था में लाएंगे, तो अपने को पता है ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके कारण इनके क्वथनांक का क्रम क्या होता है, I2 का सबसे ज्यादा, Br2 का उसके बाद और Cl2 का उससे कम, और लास्ट में किसका आ जाएगा, क्लोरीन का आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनका क्या होता है, क्वथनांक का क्रम होता है। उसके बाद में आता है कि जो हैलोजन वर्ग होता है, हैलोजन वर्ग के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो जितने भी कंपाउंड बनाते हैं, मतलब अणु बनाते हैं, जैसे Cl2, F2, Br2, I2, ये सारे क्या होते हैं, रंगीन प्रकृति के होते हैं। या अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो हैलोजन होते हैं, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या होते हैं, रंगीन प्रकृति के होते हैं। रंगीन प्रकृति का मतलब कि इनमें कोई ना कोई रंग दिखाई देगा। जैसे अपने कह सकते हैं फ्लोरीन, इसमें पीला रंग, इसमें हरा, इसमें बैंगनी और इसमें कह सकते हैं लाल रंग। इस टाइप से ये कलरफुल दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे, इसका क्या कारण है? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इनमें क्या होता है कि जैसे इन्हें अपने सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, कोई भी पदार्थ रंगीन है या रंगहीन है, वो कैसे डिसाइड पड़ता है, सूर्य के प्रकाश से दिखाई पड़ता है। यानी सूर्य के प्रकाश की किरणें जब उस पदार्थ पर पड़ती है, तो उस पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। फिर वापस जब अपनी निम्न अवस्था में आते हैं तो क्या करते हैं, विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। और विकिरणों का उत्सर्जन करने के कारण वो विकिरणें अपने को क्या देती है, दिखाई देती है, जिसके कारण कोई पदार्थ कैसा रंग का है, उस तरंग दैर्ध्य की अगर विकिरणें अपनी आंखों तक पहुंच जाएगी तो मतलब वो पदार्थ कौन सा हो जाएगा, उस तरंग दैर्ध्य में कौन सा रंग आता है उस जैसा हो जाएगा। ऐसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं। इनको जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये इनके जो निम्न अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तेजित होकर कौन सी अवस्था में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। उच्च ऊर्जा अवस्था में चले जाने के कारण अपने कह सकते हैं निम्न और उच्च। कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे सूर्य का प्रकाश इस पर क्या होगा, पड़ेगा, वो क्या होगा, उत्तेजित होकर कौन सी अवस्था में चला जाएगा, उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाएगा। और जब ये वापस निम्न अवस्था में से आएगा तो अपने में से क्या करेगा, विकिरणों का उत्सर्जन करेगा। ये विकिरणों का उत्सर्जन करेगा और ये विकिरण किस तरह दैर्ध्य की है, उस तरह दैर्ध्य के अकॉर्डिंग अपने को क्या देगा, प्रकाश दिखाई देगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये सभी जो हैलोजन वर्ग होता है सत्रहवां, उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। रंगीन होने का रीजन बस इतना सा ध्यान रखना है, विकिरणों ये क्या करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, उच्च ऊर्जा अवस्था में जाते हैं, फिर निम्न ऊर्जा में आते हैं तो क्या करते हैं, अपने में से विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। ये विकिरणें जिस प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की होती है वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड अणु अपने को वैसा दिखाई देता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा भी जाता है कि हैलोजन वर्ग होता है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो रंगीन प्रकृति के होते हैं। क्यों, तो रीजन सिर्फ इतना सा रखना है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, इसके जो तत्व होते हैं इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। जब वो निम्न अवस्था में आते हैं तो अपने में से विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। वो विकिरणें जिस तरंग दैर्ध्य की होती है उस तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग कौन सा रंग आता है उस रंग के वो क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा रीजन ये ध्यान में रखें। उसके बाद में सेकंड आता है कि वियोजन एंथैल्पी के बारे में, कि वियोजन एंथैल्पी का क्रम क्या होता है। जैसे F2, FF, Cl, Cl, Br, Br और लास्ट में अपने कह सकते हैं ये IN। यानी कि बंद वियोजन एंथैल्पी का मतलब ये बंद है, इस बंद को अपने को क्या करना है, तोड़ना है। बंद को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे, उस ऊर्जा को अपने क्या बोल देते हैं,
बंध वियोजन एंथैल्पी बोल देते हैं, बंध वियोजन एंथैल्पी बोल देते हैं। अब ये बंध वियोजन एंथैल्पी डिसाइड करेगी कि इनकी ऑक्सीकारक प्रकृति कैसी होती है। तो बंध वियोजन एंथैल्पी का मतलब कि इनके बीच में जो बंध है उसे तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देंगे, जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी मतलब उसकी बंध वियोजन एंथैल्पी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, एक तो आपको मैंने कंसेप्ट बताया था कि बंध में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बंध लंबाई बढ़ती है, बंध लंबाई बढ़ती है। बंध लंबाई बढ़ने के कारण अपने कह सकते हैं, बंध लंबाई बढ़ने के कारण क्या होती जाती है, बंध वियोजन ऊर्जा कम होती जाती है, बंध वियोजन ऊर्जा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये दो आपको मैंने कंसेप्ट पहले ही बता रखे कि बरग में ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, बंध लंबाई बढ़ती जाती है। बंध लंबाई बढ़ने के साथ साथ में क्या होता जाता है, बंध वियोजन ऊर्जा कम होती जाती है। लेकिन यहाँ पर ये भी कंसेप्ट लागू नहीं होगा, यहाँ पर कंसेप्ट दूसरा भी आ जाएगा। दूसरा कंसेप्ट कौन सा, कि फ्लोरीन और फ्लोरीन। अपने को पता है फ्लोरीन के पास कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। अपने को पता है इस चीज का, क्योंकि फ्लोरीन के टोटल बाय कंपोज में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। एक तो क्या कर रहे हैं उसने बंध के साथ भाग ले लिया, दूसरा बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन रहे वो 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए। अब ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करेंगे तो अपने को पता है कि जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा उतनी ही उनमें टूटने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। अब फ्लोरीन का छोटा आकार है, छोटा आकार होने के साथ साथ में इसमें क्या है, 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी प्रेजेंट है, यानी इस पर क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसे ज्यादा है, क्योंकि 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक छोटे से परमाणु जो फ्लोरीन है उसके ऊपर प्रेजेंट है। वो क्या करेंगे, इसने जो बंध में इलेक्ट्रॉन दे रखा है यानी साझा कर रखा है, उसका क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षण करवाएंगे तो जिससे क्या होगा, इनकी जो बंध वियोजन ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अपने को पता है ना कि लोन पेयर और बोन पेयर ये प्रतिकर्षण होता है। इस प्रतिकर्षण से क्या होता है कि इस प्रतिकर्षण से बंध आसानी से टूट जाता है, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी अपने को नहीं देनी पड़ती। जबकि उसके बाद में क्लोरीन और क्लोरीन का अणु है, क्लोरीन का अणु में क्या हो जाएगा, आकार बढ़ जाएगा। आकार बढ़ जाएगा तो अपने कह सकते हैं कि जो प्रतिकर्षण है लोन पेयर और बोन पेयर का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने के कारण इनकी बंध वियोजन ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बंध वियोजन ऊर्जा क्या किसकी होगी, बंध वियोजन ऊर्जा किसकी होगी सबसे ज्यादा, तो बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, यानी क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, उसके बाद में ब्रोमीन की, लास्ट में आएगी। मतलब यहाँ पर अपने ने 2 कंसेप्ट लागू करवाए हैं। 2 कंसेप्ट कौन से, एक तो अपने को लोन पेयर और बोन पेयर का ध्यान रखना है, दूसरा अपने को बंध लंबाई का ध्यान रखना है। आयोडीन तो अपने को डायरेक्टली पता है कि आयोडीन में क्या है, ये जो बंध लंबाई है सबसे ज्यादा है, और ये बंध लंबाई सबसे ज्यादा होने के कारण ये आसानी से टूट जाएगा। इसके लिए इसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। जबकि जो बात करते हैं अपने फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में अपने को पता है कि बंध वियोजन ऊर्जा तो क्या होती है, सबसे कम होती है, सॉरी बंध लंबाई होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। लेकिन यहाँ पर बंध लंबाई के साथ साथ में एक दूसरा इफेक्ट, दूसरा प्रभाव काम कर रहा है, वो कौन सा, लोन पेयर और बोन पेयर प्रतिकर्षण, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में जो प्रतिकर्षण होगा वो प्रभाव यहाँ पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो वो प्रभाव यहाँ पर काम करने के कारण वो ये क्या करेंगे, इसमें प्रतिकर्षण डालेगा, और प्रतिकर्षण डालेगा जिसके कारण ये बंध क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा तो मतलब इसकी बंध वियोजन ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो मतलब ये क्लोरीन के बाद आ जाएगा, यानी क्लोरीन के लिए तो इसका आकार बढ़ा,
और बंध लंबाई इतनी नहीं बढ़ी जितनी इसके आकार के अकॉर्डिंग बढ़नी चाहिए थी। तो अपने कह सकते हैं कि क्लोरीन की जो बंध वियोजन ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन से ज्यादा होने का रीजन इसका इतना सही है कि इनके जो लोन पेयर और बोन पेयर जो प्रतिकर्षण है वो क्या होता है, क्लोरीन की तुलना में कम होता है। और कम होता है तो मतलब ये क्या होगा, कम टूटेगा। और कम टूटेगा तो मतलब इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे तो मतलब बंध वियोजन ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एंथैल्पी और ऊर्जा एक ही मतलब होता है, ठीक है ना। तो ये क्रम अपने को ध्यान में रखना है कि बंध वियोजन ऊर्जा की वर्ग संख्या 17 के जो हलोजन अणु होते हैं उनकी वियोजन एंथैल्पी का क्रम ये क्यों होता है। या फिर वो ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा क्लोरीन की तुलना में कम होती है, क्यों? जबकि फ्लोरीन की बंध लंबाई क्लोरीन की तुलना में ज्यादा है। तो रीजन सिर्फ इतना सा बताना है अपने को, लोन पेयर और बोन पेयर प्रतिकर्षण के कारण ऐसा संभव होता है इसमें, ठीक है। तो अब इसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी का मान क्लोरीन से कम होता है, ठीक है। फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी का मान क्लोरीन से कम होता है, फिर भी ये क्या होता है, क्लोरीन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्यों? यानी इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए जो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करेगा, उसे अपने क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी बोलते हैं, पता है। अब ये क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहे हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम होती है, अपने को पता है कम होती है, क्यों? क्योंकि इसका आकार छोटा होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण होता है। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी क्लोरीन से कम है, फिर भी फ्लोरीन होता है वो क्लोरीन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्यों? ऑक्सीकारक का मतलब कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, वही ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है। तो अब इसमें कह रहा है कि फ्लोरीन की ऑक्सीकारक प्रकृति यानी ऑक्सीकारक प्रकृति का क्रम इसने ये दे दिया, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऑक्सीकारक प्रकृति क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ऑक्सीकारक प्रकृति, ऑक्सीकारक प्रकृति कम होने का रीजन पूछ रहे हैं, जबकि ये कह रहा है कि ऑक्सीकारक प्रकृति का मतलब क्या होगा कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। अब ये फ्लोरीन तो कह रहा है कि आसानी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है, कम होता है। फिर भी कम होने के कारण फिर भी ये क्लोरीन की तुलना में ऑक्सीकारक प्रकृति ज्यादा क्यों रखता है? तो सिंपल सा रीजन ये बताना है, एक तो वियोजन एंथैल्पी कि जो फ्लोरीन के अणु की वियोजन एंथैल्पी का मान होता है वो क्लोरीन से क्या होता है, कम होता है। वियोजन एंथैल्पी बतानी है अपने को एक रीजन। दूसरा अपने को लिखना है, दूसरा रीजन इसका क्या लिखना होगा अपने को, दूसरा रीजन इतना लिखना है कि जो फ्लोरीन आयन होता है उसकी जल वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। जल वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। जल वियोजन ऊर्जा का मतलब कि किसी आयन को यानी किसी अणु को अपने ने क्या किया, जल के अंदर डाला और वो जल के अंदर डालते ही क्या हो गया, हैंड टू हैंड वियोजित हो गया, उसे अपने क्या बोल देते हैं, जल वियोजन ऊर्जा बोल देते हैं। जितना आसानी से होगा उतनी उसकी जल वियोजन ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑक्सीकारक प्रकृति दोनों में कंपैरिजन पूछे इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी का बोल के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है कि कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ऑक्सीकारक में एक गुण आता है कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, और अपचायक में आता है कि इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति। तो ऑक्सीकारक प्रकृति वैसे अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की देखें तो क्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्यों? क्योंकि अपने को पता है इसकी इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी ज्यादा होती है, लेकिन ये फिर भी फ्लोरीन इसकी तुलना में ज्यादा रखता है। ज्यादा रखने का रीजन इसके दो है, कोई भी यानी छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा ये दो रीजन लिखना है कि बस जो फ्लोरीन अणु होता है उसकी वियोजन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो क्यों ज्यादा होती है उसका रीजन लिख देंगे, लोन पेयर और बोन पेयर प्रतिकर्षण, और दूसरी कंडीशन लिख देंगे
कि फ्लोरीन की जो आयनन जलीयोजन ऊर्जा होती है, यानी फ्लोरीन आयन की जो जलीयोजन ऊर्जा होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होने के कारण अपने कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन होता है वो फ्लोरीन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकारक प्रकृति के बारे में था। उसके बाद में एक सिंपल सा अपने ये भी देख सकते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन विभव के मान भी याद रख सकते हो आप, यानी इलेक्ट्रॉन विभव के मान के आधार पर भी अपने कह सकते हैं कि इनकी जो ऑक्सीकारक प्रकृति होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अब इलेक्ट्रॉन विभव के मान कैसे याद रखेंगे, तो रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका विद्युत रसायन वाला चैप्टर आएगा उसके अंदर आपको सभी के इलेक्ट्रॉन विभव अपने आप याद हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि कैसे कोई पदार्थ ऑक्सीकारक होता है इलेक्ट्रॉन विभव के कंसेप्ट में, कैसे कोई अपसायक होता है इलेक्ट्रॉन विभव के कंसेप्ट में। तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान अपने को बस वैसे देखना है कि 2.08 होता है, इसका 1.36 होता है, इसका 1.24 होता है और इसका 1.08 होता है। ये इलेक्ट्रॉन विभव के इनके मान होते हैं। इलेक्ट्रॉन विभव का मान जैसे जैसे क्या होता जाता है, कम होता जाता है, वैसे वैसे इनकी ऑक्सीकारक प्रकृति भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्या होता है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण अपने कह सकते हैं कि इसकी जो ऑक्सीकारक प्रकृति है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है। तीसरा कंसेप्ट आप इलेक्ट्रॉन विभव का भी वो लगा सकते हैं। ये तीन कंसेप्ट आप लगा के कह सकते हो कि इस कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, सॉरी जो ऑक्सीकारक प्रकृति होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। सिंपल से रीजन रखने अपने को और कुछ नहीं रखने। जो आपको मैंने 16वें वर्ग 17वें 15वें वर्ग में जो ऑक्सीकारक या अपचायक प्रकृति बताता आया था, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक प्रकृति कम होती जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक प्रकृति क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकारक प्रकृति तक अपना कंसेप्ट क्लियर रखना। कल अपने रासायनिक गुणधर्म वाला टॉपिक देखेंगे।